हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम टेकी। मेरा नाम है निशा और हम आज करने वाले हैं जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था लगभग 4-5 दिन पहले, उसके सॉल्यूशंस अब तक आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं उनके सॉल्यूशंस आपको बताने वाली हूँ। मैच करिएगा, जहाँ पे आपको डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे करवा रही हूँ डायरेक्ट, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी, ठीक है। और कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। हो सके तो नोटबुक वगैरह में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे इस चैनल पे आपको पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पूरी बुक्स, नोट्स और असाइनमेंट, उनके सॉल्यूशन और कहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो सब आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन लुटेटियम 71 175 रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो जो ये नीचे वाला 71 है, ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही क्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। नीचे जो गिवन होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। ऊपर वाला जो होता है 175, वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो ये है लुटेटियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 71। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें से नीचे वाला घटा देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, तो माइनस करोगे 104 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था ये। तो बेरिलियम प्लस 2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। बेरिलियम प्लस 2 इनमें से किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसमें देखो, एक साइड में आप लोग लिखोगे अपनी स्पीशीज़, फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो बेरिलियम प्लस 2 में कितने होंगे, 2। हीलियम में कितना हो जाएगा, क्योंकि बेरिलियम वैसे स्टार्ट करोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4th नंबर पे, मतलब 4 होंगे वैसे तो, प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए वहाँ से, तो 2 बच गया। उसी तरह से H पॉजिटिव हाइड्रोजन में एक ही होता है, उससे एक निकल गया तो 0। लिथियम पॉजिटिव में 2 हो जाएंगे। सोडियम पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव है तो बहुत ही दूर हो जाते हैं। अगर आप सीरीज़ में याद भी करते हो तो बहुत दूर आते हैं, तो इनका तो कोई चांस वैसे भी नहीं था, ठीक है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और लिथियम पॉजिटिव में से देखना था, तो लिथियम पॉजिटिव आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें से आपको ढूंढना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कैसे देखोगे, जैसे CO की देखनी है आपको, तो पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो टोटल, फिर ऑक्सीजन के, उन दोनों का सम कर दो। इसी तरह CN नेगेटिव जब देखोगे तो कार्बन के देखो, नाइट्रोजन के देखो, और एक और ऐड करो इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज जब भी होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो +1 करोगे, और पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे भी होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वहाँ से -1 करोगे। तो इस वाले को जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें क्या आएंगे, आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। कार्बन में कितने होते हैं, 6, ऑक्सीजन में 8 होते हैं। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो सिंपल मैग्नीशियम तक है, और बल्कि आप कैल्शियम तक याद रख लो कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत काम आने वाला है। तो कार्बन में इतने, और ये सब देख लेना। तो कार्बन में फिर से इधर देखोगे, CN नेगेटिव में कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, लेकिन एक और माइनस आ गया है यहाँ पे, तो 6, 7 + 1, 6 और 8 फिर से 14 हो गए। इसी तरह से NO पॉजिटिव को देखना और C2 2 नेगेटिव को। C2 2 नेगेटिव, 6 दूनी 12, सीधे C2 का हो जाएगा, +2 नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को मत भूलना। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। सेम वही है, CO और CN नेगेटिव होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें CO और CN नेगेटिव कैसे होंगे, इतनी जल्दी कैसे पता चला। कार्बन तो कॉमन है दोनों में। ऑक्सीजन और N नेगेटिव को देखना है, तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन में वैसे 5 होते हैं, लेकिन एक और नेगेटिव आ गया तो 6 हो गए, तो दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से O2 नेगेटिव का करना है, बहुत सिंपल है, कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स इन द विजिबल रीजन। बहुत बार मैंने बताया कि बाल्मर सीरीज जो होती है वो विजिबल रीजन में आएगी। लाइमन UV में, पार्शियन, ब्रैकेट और फंड, ये सारे IR में आएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब करते हैं हम 7th क्वेश्चन। 7th है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। वेवलेंथ आपको गिवन है, एनर्जी निकालनी, तो E = H म्यू होता है। तो आप लोग क्या कर दोगे, HC/λ। तो ये हो जाएगा E = H म्यू, म्यू की जगह पे C/λ लिख सकते हो, समझो इसको, सिंपल सा फॉर्मूला है। और इसमें लैम्डा 45 नैनोमीटर में गिवन है। यहाँ पे गड़बड़ की होगी आपने, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है पहले, क्योंकि C जो होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, वो मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। आगे समझ।
तो यहाँ पे बस ई एच की वैल्यू रखी है ये वाली, और फिर सी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में, और लैम्डा की वैल्यू मीटर्स में, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आपको गिवन है। द स्पीड ऑफ लाइट इज, ये 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम लाइट विद फ्रीक्वेंसी दिस। सिंपल है, देख के घबराना नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, और निकालना क्या है आपने, वेवलेंथ निकालनी है। तो c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा होते हैं, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, c अपॉन म्यू, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नैनोमीटर में ही आएगा, क्योंकि जो c की वैल्यू थी वो आपको नैनोमीटर पर सेकेंड में गिवन थी, और ये पर सेकेंड में थी, तो कैंसिल होगी, नैनोमीटर में बच जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना था। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू, ये इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल इज गिवन। इन्होंने पूछा है कि फॉर्मूला क्या होगा अगर एनर्जी हमें निकालनी है, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस वही था कि एक फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, एच म्यू के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, इन अर्ग्स पर मोल बोला इन्होंने, ना कि सिर्फ एक एटम का या फिर एक फोटोन का, सॉरी एक फोटोन का, ठीक है, एटम का नहीं, फोटोन का। और ये बाकी वैल्यूज़ तो आपको पता है, ये गलती से 10⁻10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये रह गया होगा, अंडरस्टूड है वैसे भी, 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करना है कि अर्ग्स पर मोल में निकालना है आपने। तो ये देखो 9th, हमें पता है कि ई को वैसे कैसे लिख रहे हैं, एनर्जी किसके बराबर लिखते हैं हम, एच म्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन वो होती है एक फोटोन की, एक मोल की अगर निकालनी होगी तो हमें एन ए से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एक की अगर इतनी है तो एवोगैड्रो नंबर की कितनी हो जाएगी, एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो मोल्स में आएगा ना हमारे जी, अर्ग्स पर मोल स्पेसिफिकली आपको लिखा गया था। अगर ये नहीं करोगे तो ये वैल्यू आपकी अलग आएगी, मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, यही क्या था इस क्वेश्चन में, ट्रिक थी यहाँ पे। उसके बाद है 10th, द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, ये I1 और I2 क्या है, वेवलेंथ से डिनोट किया है इनको, क्योंकि यहाँ पे वो सिंबल मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है, ये λ1 λ2 ही मान के चलना। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जीज निकालनी। इसमें क्या है कि एक तो आप ये करो कि दो रेडिएशंस हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा रखो, पहले E1 से λ1 निकालो, फिर E2 से λ2 निकालो। बट फिर कैलकुलेशन करने में इतनी हो जाएगा कि H की वैल्यू रखोगे, ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे बेटर क्या है, पहले रखो E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन λ1, ये λ1 है, फिर E2 एच सी अपॉन λ2, दो अलग अलग फोटोन्स हैं, ठीक है। अब एच सी तो दोनों में कांस्टेंट है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब भी ये लैम्डा एनर्जी का रेशो पूछा हो आपसे या फ्रीक्वेंसी का रेशो पूछा हो तो फॉर्मूलाज में पुट करो, बट वैल्यूज़ मत रखो पहले, उन फॉर्मूलाज को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके किसी तरह से अगर कैंसिल हो रही है वैल्यूज़ तो वो कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया E1 डिवाइडेड बाई E2 किसके बराबर हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो λ2 अपॉन λ1 उल्टा हो जाएगा। और अब डायरेक्टली क्या करना है तुमने, रखनी है E1 और E2 की वैल्यूज़ रखनी है तुमने यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा सीधा आ गया 1/2, इसको कैलकुलेट कर लेना। नहीं करते तो पहले H की वैल्यू रखते, फिर C की रखते, फिर यहाँ से E1 की रखते, फिर λ1 आता तुम्हारा, फिर λ2 कैलकुलेट करते, फिर उन दोनों का रेशो निकालते। इससे बेटर क्या है, फॉर्मूले में ही कॉन्स्टेंट जो होती है उनकी रेशो निकाल दो। ये है 11th क्वेश्चन, विच वैल्यू इज द क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको और वेवलेंथ निकालनी है, बहुत सिंपल सा है ये, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। अब म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और ये बस लास्ट में मीटर में आएगा क्योंकि आपने सी की वैल्यू रखी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर की जगह पे आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁹ जो होती है वही तो नैनोमीटर होता है ना, तो ये पावर हट जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद है 12th, एनर्जी आपको गिवन है, वेवलेंथ कितनी है निकाल लेना ये तो। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछिए आपसे। अब एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी हो जाएगी आपके।
अब longest wavelength means lowest energy 1 upon lambda is equal to RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। लैम्डा की वैल्यू लॉन्गेस्ट कब आएगी? जब 1 अपॉन लैम्डा क्या हो? शॉर्टेस्ट हो। तो मतलब ये वाला जो वैल्यू है शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा आपका। और ये कब होता है? जब सिर्फ एक का डिफरेंस हो, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यह है कि जब भी आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो n1 और n2 की वैल्यूज़ में सिर्फ एक का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने दिया है यहाँ पे सीरीज़ कौन सी दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको n1 तो पुट करना ही पड़ेगा और n2 उससे नेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा? आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी या फिर लोवेस्ट एनर्जी आ जाएगी। एक बार इसको ध्यान से देख लो क्या किया है। 14th, based on the equation this certain conclusions are written, which of the following is not correct। ठीक है, सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला जो बोर ने दिया था, माइनस दिस वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता ही है। कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, इसके बेसिस पे बताओ कौन सी गलत है। यहाँ पे इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि E1 निकाल देंगे पहले ऑर्बिट की, फिर दूसरे ऑर्बिट की निकाल देंगे E2, और उन दोनों का डिफरेंस करके हम क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। फॉर n1 द इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी, ठीक बात है, देन इट डज फॉर n6, सही है। क्योंकि n1 जैसे जैसे पास आते जाते हैं एनर्जी नेगेटिव होती जाती है, और इनफाइनाइट पे क्या होती है? जीरो होती है। तो न्यूक्लियस के पास आते आते क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी। लेकिन इसका मतलब क्या है? जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन उतना ही टाइटली बाउंड होता है। जैसे n1 जितना न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही क्या होगा? टाइटली बाउंड होगा। और इन्होंने बोल दिया विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड। नहीं, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा। The negative sign in equation simply means that the energy of electron bound to nucleus is lower than it would be electron were infinite distance। सही बात है, इससे अपोजिट बोला है ना उन्होंने, कि एनर्जी कम होती जाती है न्यूक्लियस के पास आते तो। लार्जर द वैल्यू ऑफ n लार्जर इज द ऑर्बिट ऑफ रेडियस। सीधी सी बात है, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है। According to Bohr theory, which of the following transition in hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? अब इसके दो तरीके हैं। एक तो फॉर्मूले में पुट करो तुम लोग, जो लैम्डा वाला था उसमें पुट करके देख लो, या फिर एनर्जी वाले में। दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि हमें ये पता है जैसे जैसे n1 n2 n3 n4 n5 6 7 जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, उनके बीच का जो गैप है, दो लेवल्स के बीच का गैप है, वो कम होता जाता है। उसके अकॉर्डिंग जब तुम ड्रॉ करके देखोगे तो 6 से 5 तक आने में सबसे कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। बल्कि 6 से 1 पे आओगे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतनी तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी। इसी तरह से 5 to 4 भी नहीं और 5 to 3 भी नहीं, 6 to 5 बहुत ही छोटा सा गैप होगा उनके बीच में, तो एनर्जी सबसे कम निकलेगी। और फिर भी 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? कुछ कांस्टेंट आता है, फिर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये सबसे कम कब होगी? भाई 6 और 5 जब इनको पुट करोगे, वैल्यूज़ पुट कर करके देखनी पड़ेंगी आपको। 6 5 करोगे, फिर बी ऑप्शन में जो गिवन है, सी में जो गिवन है, डी में जो गिवन है, ठीक है। उससे बेटर है अपना जो लेवल्स है वो बनाओ, और फिर उससे आइडिया लग जाता है लगभग। 16th question, the energy of second Bohr orbit, hence the energy of fourth orbit is this, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन में बोला है द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी गिवन है, तो फोर्थ की क्या होगी? ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली एक तो कर सकते हो आप लोग, फॉर्मूला पुट करोगे या तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट वैल्यू इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। बट इसमें क्या है कि आपको ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे सेकंड बोर ऑर्बिट, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो जो कांस्टेंट वैल्यूज आती है वो चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, डायरेक्टली इस लाइन को पढ़ के फॉर्मूला नहीं पुट कर देना गलती से, ठीक है। कि द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट क्या होगा, तो अपना 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वो नहीं करना है। पहले इसके अकॉर्डिंग देखना है कि वो कांस्टेंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गलती मत करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, सिंपल एनर्जी को जो कांस्टेंट था, अब तुम्हें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी कुछ समझ आएगा, वरना तो सब ऊपर से जाएगा। और तुमने खुद से ट्राई किया हो तभी पता चलेगा ना कहाँ पे गड़बड़ की है। एनर्जी माइनस में होती है कुछ कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर,
ठीक है, इतनी सी बात है। अब हमें नहीं पता ये कांस्टेंट हम जो पढ़ते आ रहे हैं वही है या फिर कोई और है। तो जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए तो 1 होगी और एन की वैल्यू 2 है, गिवन है सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए। तो सेकेंड बोर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ के, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2। तो E2 किसके बराबर गिवन है हमें, -328। तो इससे जब हम K की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो K की वैल्यू आ जाएगी 4 × 328। ठीक है, ये K की वैल्यू आ गई। अब ये उसके बराबर नहीं है जो हमने पढ़ी है, यही बात मैं बोल रही हूँ आपको बार बार में। अब देखो फोर्थ ऑर्बिट का निकालना है आपने, तो E4 क्या हो जाएगा, -K × 1/16, क्योंकि n की वैल्यू 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16। तो E4 क्या हो जाएगा, K की वैल्यू पुट करो यहाँ पे और 1/16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है एक बार ध्यान से देख लो इसको फिर से। अब ये 17th क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n = 4 to n = 1। ये तो बहुत सिंपल है कि फ्रीक्वेंसी जो आपने निकालनी है 4n2 जो है 4 है और n1 1 है, हाइड्रोजन एटम लिया है, सिंपल फॉर्मूला में पुट करनी है आपने। ये E = h में μ = E/h। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, n² डेल्टा E आप निकाल लेना यहाँ से। एनर्जी यही तो होती है ना, हाइड्रोजन के लिए जेड को 1 ले लिया अपॉन n², तो E1 - E2 करके इस कांस्टेंट को बाहर ले लिया गया है। ठीक है, कर लेना इसको, बहुत सिंपल है ये तो। इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दिस। पहली एक्साइटेड स्टेट का की एनर्जी गिवन है। पहली एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड से नेक्स्ट, मतलब n = 2। देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसी ऑर्बिट का मतलब n = 2 का आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये समझ आया होगा। एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो एनर्जी आपको गिवन है उसका पॉजिटिव वैल्यू ही क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, हु मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। इलेक्ट्रॉन के पाथ को इलिप्टिकल किसने बोला था, वो था सोमरफेल्ड। ठीक है, बोर ने सर्कुलर बोला था, लेकिन इन्होंने बोला वो इलेप्टिकल भी होते हैं। ठीक है, तो वो था सोमरफेल्ड। ये क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल हैं, तो अगर नहीं हुए हैं आपसे थोड़े बहुत, मान लो कि 70 में से आपसे 30-35 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप सही कर रहे हो, मतलब अच्छा कर रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले NCERT फिंगर टिप्स के हर एक क्वेश्चन आपको करना है, वो बेस क्लियर कर देते हैं आपका। करूँ तो इनको अभी समझो, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करो, फिर से बहुत ज़रूरी है अभी समझने के बाद खुद से सॉल्व करना। The Bohr orbit radius for the hydrogen atom n = 1 is approximately this। रेडियस गिवन है आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की निकालनी, यानी कि n = 2 की। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, r0 n² जो होता है रेडियस का। ठीक है, nth ऑर्बिटल के लिए rn क्या होता है, n² r0। नोट क्या होती है, बोर रेडियस जो आपको गिवन है, और n² क्या है, सेकंड का निकालना है, तो 2 × 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 × दिस वैल्यू। ठीक है, सिंपल है ना, n² r0 ही है, ये r1 से डिनोट कर रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, r2 = 4 r0 हो जाएगा। In Bohr model of an atom, when an electron jumps from n = 1 to n = 3, how much energy will be emitted or absorbed। ठीक है, तो पहली बात तो पहले जो ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट उससे थर्ड पे गया है, ऊपर गया, मतलब ये यहाँ पे पहला ऑर्बिट था, मान लो उससे थर्ड पे गया है, तो एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की होगी, सीधी सी बात तो ये। तो सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है n1 और n2 की वैल्यूज़। E1 क्या हो जाएगी, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, किलो जूल में, जिसमें भी आपने निकालना है, जो ऑप्शन में गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है। अर्ग्स में रखा है अर्ग्स, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू पर ये वाली नहीं लिखनी, पर मोल वाली नहीं रखनी है आपको, अर्ग्स में जो वैल्यू गिवन थी उसी के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रखोगे E1 कांस्टेंट की वैल्यू अपॉन n1 का स्क्वायर, फिर 1 से लेके 3 पे गया तो n
3 के लिए कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो इन्होंने यहाँ पे किया है वो क्या है कि किलो जूल में निकाला है, इसको भी किलो जूल में निकाल दिया, फिर बाद में अर्ग्स में कैलकुलेट किया है। इससे बेटर क्या है, जब हमें पता है वैल्यूज़ अर्ग्स में तो हम वो पुट करेंगे ना। 22 द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस, द रेडियस ऑफ लिथियम पॉजिटिव, ये तो सिंपल था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है तो लिथियम 2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला था आर एन स्क्वायर जेड में पुट करना है, आर एन स्क्वायर जेड, आर क्या होती है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ सेम ऑर्बिट, तो ये गिवन है आपको, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा पहला ऑर्बिट है, और जेड लिथियम के लिए जेड क्या है 3 है, ठीक है। इसको देख लो एक बार पूरा सा, और अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को देख लो आराम से, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, ये तो सिंपल है ना, एन स्क्वायर से डिवाइड करना है 23। एनर्जी ऑफ nth बोर ऑर्बिट में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम है तो जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही नहीं है कुछ भी। 24 द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू सिमिलर टू दैट, हीलियम जो है उसका किसके सिमिलर स्पेक्ट्रा आएगा, ये किसके सिमिलर आते हैं, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो कौन से इनमें से किस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो लिथियम पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे 3 होते हैं, प्लस कर दिया तो मतलब एक इससे निकाल दिया, ठीक है, तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो आर एन स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, पहले हाइड्रोजन का गिवन है तो nth का कितना हो जाएगा, आर नॉट एन स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 का हो जाएगा ए। ये सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही आपसे पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल के, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्यों गिवन है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तभी तो आप सिंपल वाले भी बता पाओगे। थोड़ा सा भी अगर उन्होंने घुमाया है क्वेश्चन को तो आप आंसर कर पाओ, इसलिए। इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट इज गिवन, ये हाइड्रोजन एटम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है सेकेंड बोर ऑर्बिट, और आपको वैल्यू गिवन है ए नोट, जो बोर रेडियस वो वैसे भी हमें पता होती है, ठीक है। तो हमें निकालना है द डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है हमें सेकंड बोर ऑर्बिट की, ठीक है। तो इससे देखो लैम्डा किसके बराबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी भी है, इससे 2-4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसको ना, इस क्वेश्चन को उल्टा सोचना है, मतलब लैम्डा से शुरू करते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, और जो आंसर है उसमें पाई आपको गिवन है, ऑप्शंस जो गिवन है आपको उसमें पाई की वैल्यू गिवन है, तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, पाई से। वैसे भी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या बताया था, लैम्डा किस पे डिपेंड करते हैं, एन पाई आर, मतलब जो सर्कमफेरेंस है उसके किसी इंटीजर के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे किया है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हमें पता होता है, तो लैम्डा एम वी किसके बराबर हो गया, एच, पहली इक्वेशन ये आ गई, लैम्डा एम वी किसके बराबर हो गया, एच। दूसरी बात क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। एन की वैल्यू 2 हमें गिवन है, 2 और 2 ये दोनों कैंसिल वैंसिल करके एच अपॉन पाई किसके बराबर आ गए, एम वी आर किसके बराबर आ गया है, एच अपॉन पाई। तो यहाँ से एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम वी आर पाई। तो लैम्डा के अंदर जब मैं एच अपॉन एम वी में एच की वैल्यू को एम वी आर पाई रखूँगी, यहाँ पे एम वी आर पाई, तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या बच जाएगी, पाई आर, लैम्डा की वैल्यू क्या बच जाएगी, पाई आर। आगे समझ, तो यहाँ से पूरा खेल शुरू हो रहा है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, तो एन की वैल्यू 2 रखते ही ये कैंसिल हो गया, तो एम वी आर इज इक्वल टू एच हो गया। मान लो एन की वैल्यू मुझे 4 गिवन होती है यहाँ पे, तो मैं एन की वैल्यू 4 रखती, तो ये किसके बराबर आ जाता, 2 और आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू पाई आर आएगा, 2 पाई आर आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एन की वैल्यू पे, सिंपल है। तो हमारे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू पाई आर। इसको इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, ठीक है। लैम्डा पाई आर के बराबर आ गया, आर हमें पता नहीं है, ए नोट पता है हमें, ए नोट पता है तो सिंपल एन इज इक्वल टू 2 के लिए आर निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नोट, n² 2 है, ए नोट हमें गिवन है तो 4 इंटू दिस, तो ये r की वैल्यू आ गई और इसकी
इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। हो गया। इसको शांति से एक बार बैठ के खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा दोबारा से देखो इसको। 27वां क्वेश्चन है, इतने ग्राम की बॉल है कोई, किलोग्राम की, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है आपको और मास गिवन है, तो वेवलेंथ निकालनी है इसकी, ठीक है। तो वही डी ब्रोगली वेवलेंथ से आप सॉल्व करोगे उसको। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मास को किलोग्राम में ही रखना था, मैंने आपको बताया था जो यूनिट्स जब मैं करवा रही थी, तो मास किलोग्राम में ही रहेगा। और वेलोसिटी पता है तो लैम्डा अपॉन एम वी, सिंपल सा है, फॉर्मूले में पुट करना है इसको। तो इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से। इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, ठीक है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एम हो गया यहाँ पे, सॉरी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम, पोजिशन को एक्स से डिनोट करेंगे, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम हो गया। तो हमें पता करना है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी कितना होगा। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। पी की जगह पे हम रखते हैं एम डेल्टा वी, हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डेल्टा पी के ही बराबर है। यहीं पे देखो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे मैं डेल्टा पी रख सकती हूँ, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी का होल स्क्वायर। और डेल्टा पी किसके बराबर होता है, एम डेल्टा वी। आ गया समझ। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स है, इसकी जगह पे भी डेल्टा पी रख सकती हूँ, तो डेल्टा पी का स्क्वायर यानी कि एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर हो गया ये। अब इस स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो ये स्क्वायर रूट में बन जाएगा, एच अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट। तो ये 4 है, इसको तो बाहर ले लिया, 2 बन गया स्क्वायर रूट होकर इसका 1/2, और ये m था, ये भी इधर आएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2m। कर लोगे इसको। द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू 1 इंटू, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है ये निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, एम डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किसके बराबर होती है, एम इंटू डेल्टा वी, वो गिवन है आपको। तो इस एम डेल्टा वी को अगर मैं सिर्फ एम से डिवाइड कर दूँ तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसी तरह से क्या किया है, इस वैल्यू को अगर मैंने मास से डिवाइड कर दिया तो वो डेल्टा वी के बराबर ही तो आएगी, ठीक है। एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एम किया है सिर्फ, इसको अगर मैं एम से डिवाइड करती हूँ इस वैल्यू को, एम डेल्टा वी को एम से, तो कैंसिल हो जाना है, तो आंसर तो डेल्टा वी के बराबर ही आना है। तो इस वैल्यू को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, किलोग्राम में रखना है ना क्योंकि हमने। इसके बाद है द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, सिंपल है कि डिस्टेंस में अनसर्टेनिटी आपको गिवन है और वेलोसिटी की आपको निकालनी है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन विल बी। ये थोड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन है, 29 जो किया था हमने उसी के सिमिलर है। तो एक बार ये तो 30th को देख लो एक बार, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो 30 ये जो क्वेश्चन है उसका है, ये 31 का है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। मोमेंटम का आपको गिवन है तो बस इसको डिवाइड करना है, इस वाली वैल्यू को, ये वैल्यू डायरेक्टली आपको याद करवा रखी है एक, तो उसको सिर्फ जो डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। देख लो एक बार 30 और 31। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विद मास गिवन हमको और वेलोसिटी गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी पुट करोगे, बस इस मास को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आ गया समझ। डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, वरना फिर लास्ट में जाके सेंटीमीटर टू मीटर या फिर अर्ग में गिवन है तो ठीक है। तो इन यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया है वो एक बार देख लेना। The position of both an electron and helium atom is known within this, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको पोजीशन कितने उसमें गिवन है, अनसर्टेनिटी कितनी वैल्यूज में है वो है। फर्दर द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद इन दिस, इतनी सर्टेनिटी के अंदर आपको ये पता है, मोमेंटम पता है। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम इज, हीलियम एटम का क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ो इसको, ठीक है। द पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नोन दिस, एक बार देखो इसको ध्यान से क्वेश्चन को।
तो इसको देखो, हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके बराबर होता है, H/4 पाई। अब ये क्या होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है, पता होगा कि एक का बढ़ता है तो दूसरे का कम होगा, एक की अगर ये वैल्यू तो दूसरे की वही होगी। मतलब ऐसे कि अगर ये किसी का एक गिवन है, दोनों का अगर डेल्टा एक्स सेम है तो दोनों का डेल्टा पी भी सेम होगा। दो पार्टिकल्स अगर गिवन है, ठीक है, 2 3 4 जितने भी पार्टिकल्स गिवन है, अगर उनके लिए इनमें से डेल्टा एक्स सेम है तो उसका डेल्टा पी भी सेम होगा, या फिर उल्टा वो बोल सकते हो डेल्टा पी सेम है तो डेल्टा एक्स भी सेम होगा। तो अब दोनों के लिए डेल्टा एक्स 1 नैनोमीटर गिवन है और दूसरे का डेल्टा पी हमें पता है, तो मतलब जो हीलियम का डेल्टा पी होगा वो भी यही होगा। कॉन्सेप्ट समझ आए? जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होती है, उसी की वजह से क्या होगा, डेल्टा एक्स जिसका कांस्टेंट है उस तो डेल्टा पी भी सेम रहेगा दोनों के लिए। 34th, the uncertainty in position of an electron moving with velocity accuracy this। ठीक है, ये वेलोसिटी इतना है और उसमें एरर इतना है, तो पोजीशन कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू H/4 पाई। एक्यूरेसी ये वाली है, तो इसको एक बार प्लीज़ खुद से देख लो ध्यान से। मास वेलोसिटी इतना गिवन है, एक्यूरेसी इतना परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100। एच की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 10⁴ इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी इतनी गिवन है, मतलब इतना ऊपर भी जा सकता है, इतनी नीचे भी हो सकती है वेलोसिटी, इतनी ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी कम भी हो सकती है, और ये परसेंटेज में गिवन है। तो अगर इसको नॉर्मल निकालें तो परसेंटेज की जगह पे डिवाइड बाय 100 करें। ये परसेंटेज सिंबल क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो वेलोसिटी की वैल्यू ये हो जाएगी, बस कॉन्सेप्ट ये था यहाँ पे। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁴ जो गिवन है इंटू जो एक्यूरेसी है वो, तो आ जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, बाकी तो फिर सिंपल है, H/4 पाई m डेल्टा वी। 35th, which of the following statement do not form the part of Bohr model of hydrogen atom? आई थिंक ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया था उन्होंने, बोर का जो मॉडल था। अब ये क्वेश्चन है, 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। डिक्रीजिंग एनर्जी की फॉर्म में निकला है, तो सिंपल n+l वैल्यू कैलकुलेट कर दो इनकी, और उस जो जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और फिर कम कम करते डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो क्या ही बताऊँ। ये देखो n+l वैल्यू निकालनी है सबकी, कैलकुलेट कर लो खुद से। उसके बाद है ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज। कौन सा है जिसके 3 ही एंगुलर नोड्स हैं और 3 ही टोटल नोड्स हैं? तो हमें पता होना चाहिए एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला और टोटल नोड्स का फॉर्मूला। तो एंगुलर नोड्स होती है n-l-1, ठीक है, और प्लेनर नोड्स l के बराबर होती हैं, वो भी 3 गिवन है, और टोटल नोड्स भी कितनी गिवन है, 3 एंगुलर नोड्स हैं और 3 टोटल नोड्स हैं। 3 टोटल नोड्स हैं मतलब n-1 किसके बराबर है, पहले तो ये देखो n-1 किसके बराबर हो गया, 3, तो n किसके बराबर है, 4। तो सिंपल यहीं से कर सकते हो कि 4 तो यहीं पे गिवन है। ये टोटल नोड्स किसके बराबर होती है, n-1, n-1 3 हो गया तो n 4 हो गया। आगे भी अगर करना है तो n-l-1 3 के बराबर हो गया, तो 4 - l-1 वो किसके बराबर हो गया, 3। तो n की वैल्यू तुम्हें पता है अब 4 है, और जब सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा उसका वैल्यू। Which one is a wrong statement? Which one is a wrong statement? Total orbital angular momentum of electron in s orbital equal to 0। हाँ सही बात है। An orbital is designated by 3 quantum numbers while an electron in atom is by 4। ऑर्बिटल को 3 क्वांटम नंबर से डिनोट किया जाएगा और इसको 4 से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। सही बात है ये भी। ओके इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है, मैंने नाइट्रोजन का ये सही कॉन्फ़िगरेशन लिख दी गलती से, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो इसमें सारी स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है, ठीक है। मैं इसको गलत लिखना चाह रही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, बट ये सही लिखी गई, ठीक है। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको निकालना है, ये बहुत सिंपल है, कर लेना है इसको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। नहीं, 2s और 2p की एनर्जी सेम होती है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए या फिर हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका गलत होगा।
तो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ रॉन्ग। तो इसमें से जब आप देखोगे तो ये एनर्जी इन 2s ऑर्बिटल इज़ लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। नहीं, अगर ये बोलता है कि जो हाइड्रोजन लाइक है उनके अलावा या फिर हाइड्रोजन के अलावा जो होते हैं उनके लिए ठीक है, बट हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और उनमें इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी, एस है पी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो 2s और 2p की एनर्जी सेम होती है इसमें, 3s 3p 3d की एनर्जी सेम होगी। ये वाला गलत है, सी ऑप्शन। How many electrons can fit in the orbital for which n is equal to 3, l is equal to 1? तो n is equal to 3, l is equal to 1, l की वैल्यू जब 1 है तो वो p ऑर्बिटल के लिए होगी, सीधी सी बात है। और p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल, px py pz, और उनमें हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन अगर तुम डालोगे तो 3 × 2 6 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, बस तुम्हें ये देखना था l की वैल्यू क्या है। l की वैल्यू 1 है, मतलब p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पता है इतना। तो ये एक्सिस की स्पेलिंग गलत है, देख लेना, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। ये मैंने बहुत बार आपको बना के भी दिखाया है, तो इसको कर लेना। अलोंग द एक्सिस डी जेड स्क्वायर का होगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होगा, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। अगर सेम ऑर्बिटल में डालना है तो स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा, एक का प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा। यही तो बोला था ना पॉली ने कि चारों का सेम नहीं हो सकता, इसलिए स्पिन अलग अलग कर दो उनकी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। टाइटेनियम है, जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन में क्या होगा, 3s 3p जो भी है उनकी एनर्जी सेम हो जाती है। उसके अलावा जितने भी हैं उनमें क्या करना है, n+l रूल लगाना है, और अगर सेम आ रहा है n+l तो n की वैल्यू से देखना है। कर लोगे इसको, सिंपल सी है, सी ऑप्शन होगा इसका। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन विच आर नॉट इक्वल टू नंबर The number of d electrons in Fe+2 is not equal to the number of electrons in which one of the following। अब इसमें क्या है, तुम्हें हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के देखना है। Fe2 पॉजिटिव है, मतलब जितने आयरन में है 26, उससे 2 माइनस कर दो, तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स भरना है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर से, और बाकियों में नियोन में भरना है, मैग्नीशियम में, क्लोरीन में, ठीक है। तो इसको कर लेना। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था, स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l+1 h/2π। तो इसको d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, l इंटू l+1 h कट लिखा है, मतलब h/2π है ये। 4 d ऑर्बिटल्स, l की वैल्यू 2, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6π आ जाएगा। ये n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 और ml की वैल्यू 0 किसके लिए हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, n की वैल्यू 3 मतलब 3, l की वैल्यू 1 p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, लेकिन ml की वैल्यू 0 कर दी है, जो कि सिर्फ z ऑर्बिटल के लिए होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3p z ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, तो ये सिर्फ एक ही हमारा ऑर्बिटल है, वो है पहला 3p z, क्योंकि ml की वैल्यू 0 करती है यहाँ पे। What is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? सेम कि ml की वैल्यू -1 कर दी है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, l की वैल्यू 1 है, 3p, ml की वैल्यू -1 है, तो -1 px के लिए भी हो सकती है और py के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। डिफरेंस समझ आ गया, 0 किसके लिए होती है, सिर्फ z के लिए, और -1 किसके लिए होगा, 2 px और py दोनों के लिए। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गैडोलियम, एटॉमिक नंबर आपको दे दिया, मतलब 64 है, तो 64 इलेक्ट्रॉन्स आपने भरने हैं। तो इसकी तो आपको खुद से लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरा, कैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैक्सिमम तो ये क्या है, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, f ऑर्बिटल के लिए। f ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 7 × 2 14, ठीक है। तो ये है l = 3, n = 4, ये वाला क्वेश्चन है। तो वैसे भी अगर आपने फॉर्मूला याद है डायरेक्टली तो कर सकते हो, 2 × 2l+1, तो l की वैल्यू आपको गिवन है तो 14 आ जाएगा, ठीक है। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबिडियम। अब इसमें
ठीक है, तो इसमें क्या करना है, खुद से इसकी Z=37 तक भरो इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेशन में, और फिर उसके अकॉर्डिंग देखो कि M L और N की वैल्यू क्या है और ये सब वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये रुबिडियम की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर तुमने लिखी है तो मैच कर लो, सही लिखी है कि नहीं लिखी, कैलकुलेट कर लो इसको। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो पी में क्या है, एल की वैल्यू 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 h/2 कैलकुलेट कर लेना। सिमिलर क्वेश्चन हो चुका है पहले ही। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल, एन की वैल्यू 4 गिवन है तुम्हें, 4th एनर्जी लेवल मतलब एन की वैल्यू 4 है, तो उसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, वो किससे गिवन होता है, एन स्क्वायर से। एन स्क्वायर क्या डिनोट करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हो तो वो 2n स्क्वायर से। फॉर्मूलाज लिखवा चुकी हूँ मैं आपको। n=6 है, तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है भरने का, ये भी तुम्हें खुद से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी होगी तो समझ आ गया होगा कि s पहले आएगा, फिर f आएगा, d, फिर p आना है, या फिर कौन सा p कौन सा f आना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन से जो सबशेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो बताना है। तो एन पे तो डिपेंड करेगा नहीं, जब सबशेल बोल दिए, सबशेल क्या होती है, एल होती है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल्स किसकी बराबर हो जाएंगे, 2l+1, और इसमें एक में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो 2 × 2l+1 4l+1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2l+1 क्या है, नंबर ऑफ सबशेल, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 4l+2 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कम्प्लीटली। ये इक्वेशन में करवा चुकी हूँ बोर्ड पे जब क्लास ले रही थी तभी, कि n की वैल्यू l हो सकता है, नहीं हो सकता है इस l के लिए, m इसके लिए हो सकता है, जैसे m=-3 हो ही नहीं सकता है, l की वैल्यू से ज़्यादा m थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सोल्व करना है इसको पूरा। सेम ये ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था मैंने सेट में, कि ये n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, तो दोनों बराबर थोड़ी हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, तो ये सब देख लेना। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो आराम से मैंने बोर्ड पे भी बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है डिस्टेंस, एजीमुथल जो एल होता है वो बताता है कि किस शेप का होगा, डम्बल होगा, स्फेरिकल होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो बता रहा था किस एक्सिस की तरफ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सेम वही क्वेश्चन है कि कितने क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है, कि इस क्वांटम नंबर के कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, कर लोगे। m की वैल्यू +2 दे दिए तुम्हें, l की वैल्यू 2 है, तो मतलब d ऑर्बिटल तो है, और m+2 किसके लिए हो सकता है, 2 ऑर्बिटल्स के लिए हो सकता है। ये सिर्फ जो m की वैल्यू 0 होती है वो एक ऑर्बिटल के लिए होगी, p और d में। सिमिलर क्वेश्चन है, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें खुद से लिखनी पड़ेगी भाई, ट्राई करनी पड़ेगी। इन ए गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यही था ना 61 में क्वेश्चन में, क्या बोला है कि किसी के भी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो पॉली नहीं तो बोली थी ये बात। फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर l=3 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, l=3 दे दिया है तुम्हें, 3 ये रिपीट हुआ है नहीं क्वेश्चन शायद। l=3 किसके लिए, f ऑर्बिटल के लिए, और f में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। यही ऑर्डर आपको रिपीट करना है दोबारा से। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कॉपर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। ठीक है, तो कॉपर की हो जाएगी ये वाली 4s1, 3d9 4s2 होना चाहिए था, बट हाफ फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगी डी की, इसलिए क्या हो जाएगा 3d10 4s1। Total number of electrons that can be accommodated in quantum number this and azimuthal quantum number 1। तो सीधी सी बात है, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p ऑर्बिटल के लिए, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये फिर से आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी पड़ेगी, इतना आता नहीं है वैसे, बट स्टिल कर लेना इसको। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2 पॉजिटिव, इसमें क्या है कि नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे, बट 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 5। तो इनमें से जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं वो आपको बताना है।
तो N2 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2, ठीक है। 1s के बाद 2s आएगा, फिर 2p। तो इन दोनों में तो पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में, तो पेयर हो गई है यहाँ पे। लेकिन 2p में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सॉल्व करवा चुके हैं, 4l+2 आएगा। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स किसके बराबर होती है? n - l - 1। तो n की वैल्यू पता है तुम्हें 3 है, l की वैल्यू 1 है और -1, n - 1 -3 - 2 1 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये थे हिंट्स, और इतनी हिंट्स ही काफ़ी हैं। आप लोग चाहते हो अगर मैं इसको पूरा सोल्व करके बताऊं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करना तो इन द एंड आपको ही है। अब देखो, थ्योरी तो हर एक बंदा पढ़ लेता है, हर एक स्टूडेंट पढ़ के आता है, बट प्रैक्टिस कितनी है? उस प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है, आपका टाइम बचता है, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, वो आपको बढ़ानी है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ही सोल्व करने हैं पूरे के पूरे। हिंट्स में दे चुकी हूँ आपको, सॉल्यूशंस पूरे दिख गए हैं, तो खुद से ट्राई करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाते जाते।